जी, अगला सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो अभी लाई है एक सरकार, नाम तो उसका ट्रांसपेरेंसी का दिया गया था, लेकिन अब वो भी कुछ अजीब सा घोटाला है और उस पे भी इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता, चुप रहता है। उस पे जरा वैसे समझाएं। नहीं, अभी से पूछ रहे ये हैं। तो बहुत जी, नहीं डॉक्टर संदीप पांडे से। जी जी हाँ, ठीक है। नहीं, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। और आ, ये एक बहुत अजीबो गरीब गरीब स्थिति है। और मैं तो कहूंगा कि बड़ी दुखद बात है कि बाकी सारे राजनीतिक दल इसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं। और शायद इसलिए नहीं बना रहे कि उनको लगता है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो वो भी इसका लाभ उठाएंगे। तो ऐसे समय में जबकि कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार ने इस देश में सूचना के अधिकार का कानून को ले आए थे। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट लाई थी। हालांकि वो लागू नहीं हुआ था। ये जो मनमोहन सिंह के समय में जो एक्ट आया, इसकी पूरी भावना ये थी कि शासन प्रशासन में पूरी पारदर्शिता होगी, उसकी एक जवाबदेही होगी जनता के प्रति। और सूचना के अधिकार कानून में लिखा है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए नागरिक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब देश में ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा था शासन प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा एक कानून ले आती है कि आप राजनीतिक दलों को आप चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दे सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद के। और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दे रहे हैं। जब राजनीतिक दल साल के अंत में अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग को, तो उसमें एक अलग से हम लोगों को फाइल करना पड़ता है कि 20,000 रुपए से जिन्होंने ज्यादा चंदा दिया उनका पता और उनका पैन कार्ड नंबर भी हमको देना पड़ता। लेकिन अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये चंदा दे रहे हैं किसी पार्टी को, तो उस पार्टी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, चाहे वो कितने भी रुपए का। तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि चुनाव आयोग को भी नहीं पता लगेगा कि राजनीतिक दल को किस पूंजीपति ने, किस उद्योगपति ने, वो देशी है विदेशी है कौन है, उसने कितना पैसा दे दिया। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों को विदेशी चंदा पहले मिल चुका है। जिस समय विदेशी चंदे पे प्रतिबंध था, अब राजनीतिक दल को कोई विदेशी चंदा नहीं मिल सकता था। लेकिन चूंकि ये दोनों पार्टियां इस मामले में मिली हुई हैं, ये इसको मुद्दा नहीं बनाती हैं एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई के लिए, क्योंकि दोनों को इसका लाभ मिलता है। तो ये बहुत हम लोगों के लिए कहना पड़ेगा कि एक हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बात है कि कोई इसके ऊपर, कोई राजनीतिक दल इसके ऊपर मजबूती से बोल नहीं रहा है। और ऐसी व्यवस्था भाजपा ने बना दी है कि कोई भी देशी विदेशी उद्योगपति पूंजीपति चाहे जितना पैसा किसी भी राजनीतिक दल को दे दे और आपको पता ही नहीं लगेगा। सूचना के अधिकार के दायरे से इसको बाहर कर दिया गया है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप सूचना के अधिकार के तहत आप उससे ये जानकारी नहीं मांग सकते कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। तो ये पूरी व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके जो प्रिय पूंजीपति मित्र हैं वो अपार चंदा दें और उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी उनको ठेके दे, उनके लिए इस तरह के कानून बनाए जैसे किसान कानून बनाए गए हैं ताकि उनको पूरा पूरा लाभ मिले। आप देखिए, अब 9 महीने पूरे हो गए किसान वहां पे बैठा हुआ है। तो इस देश के गरीब इंसान, गरीब किसान मजदूर का पैसा धीरे धीरे पूंजीपतियों के पास जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि मुकेश अंबानी जी दुनिया के 10 सबसे बड़े पूंजीपतियों में शामिल हो गए हैं। और दूसरी तरफ भारत में आधे बच्चे अभी भी कुपोषण का शिकार है, गरीबी भुखमरी बनी हुई है। तो गरीब अमीर का फर्क बढ़ता जा रहा है और उसमें ये जो नया नियम बना है ये उसमें सहायक होगा। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मैं संदीप पांडे भाई साहब, आपके पास एक और इशू है, क्योंकि मैं जब ये कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन की बात, मैं थोड़ा याद दिला दूं लवासा जी का।
अशोक लवासा नाम था, वो नेक्स्ट इन लाइन थे चीफ इलेक्शन कमीशन बनने के। उनका 2 साल का टर्म अभी बाकी था और उन्होंने, उनसे जो गलती हुई है वो ये हुई कि उन्होंने जो क्लीन चिट 2019 के इलेक्शन में मोदी जी और अमित शाह को लिखी जा रही थी उसमें डिसेंटिंग नोट दे दिया था। क्या हुआ था, उनकी बीवी के ऊपर, उनके लड़के के ऊपर इनकम टैक्स की रेड, ये रेड वो रेड, और इस हद तक कि उन्होंने इस्तीफा दिया अपने कार्यकाल खत्म होने के 2 साल पहले। वो नेक्स्ट इन लाइन चीफ इलेक्शन कमीशन बनना था उनको। तो जब चीफ इलेक्शन कमीशन जो बनने जा रहा है वो अपने को नहीं बचा पा रहा है, तो हमारे और आप जैसे लोगों की तो कोई औकात ही नहीं है। तो ये मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि इसको ये फार्स करने की क्या जरूरत है कि एक अलग है, वो संवैधानिक है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं जरा लवासा वाले चीज पे आपसे, अशोक लवासा जी के पूरे उस पर जरा समझना चाहूंगा। जी, मैं उसके आने के पहले जो आपका पिछला सवाल था इस पे एक टिप्पणी ईवीएम पे, हाँ ईवीएम पे भी आपने काफी किया है जी। सिर्फ ईवीएम पे नहीं, हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए इसके लिए जो जो बड़ा दोषी है वो है ये हमारी पूरी व्यवस्था। जो हमारी शासन प्रशासन की व्यवस्था है ये चुनाव में सीधे हस्तक्षेप करती है। भाई पहले जब वोट पड़ता था, मत पत्र जब लोग डालते थे, तो क्या ये बात सब लोग को नहीं मालूम है कि अधिकारी लोग बैलेट बॉक्स लेके अपनी जीपों में घूमते थे ताकि उसको बदल दें। अब वही काम ईवीएम के साथ हो रहा है। और आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जब ये जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत का चुनाव हुआ अध्यक्ष का, तो उसमें कौन सा ईवीएम से हो रहा था? लेकिन जो गुंडागर्दी हमने देखी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, इसके पहले अखिलेश यादव ने भी ये काम किया है कन्नौज में, अपनी बीवी को वहां से सांसद बनाने के लिए। बाकी सारे कैंडिडेट्स का अपहरण हो गया, बड़ी पार्टियों ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, छोटी पार्टियों के कैंडिडेट का अपहरण हो गया। तो वो खेल भाजपा ने पूरे राज्य में खेला, गुंडागर्दी की। उसके कार्यकर्ताओं ने, पुलिस प्रशासन ने कि विपक्ष के कैंडिडेट को आप वहां पहुंचने नहीं दे रहे हैं, उनके समर्थकों को नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तो ये जो सरकारें करती हैं कि प्रशासनिक मशीनरी का जो दुरुपयोग करती हैं चुनाव जीतने के लिए, मुझे लगता है कि जब तक ये इस तरह की प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी। आपको हमको मालूम है गुजरात के जज परेश उपाध्याय जी ने चुडासमा जो वहां के मंत्री हैं उनके चुनाव के खिलाफ जजमेंट दिया हुआ है। भाई ऑब्जर्वर और रिटर्निंग ऑफिसर की 2 अलग अलग रिपोर्ट फाइल है, और जो उसमें जो वोटों का अंतर है वो जो पोस्टल बैलेट है उससे कम है। तो उनका ऑर्डर है कि वोट फिर से गिने जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। और वो जो विधायक जिसका इलेक्शन जो है खारिज हो जाना चाहिए था, वो वहां मंत्री बन के बैठा हुआ है। तो ऐसे बिहार चुनाव में हमने देखा कि एक कैंडिडेट को राष्ट्रीय जनता दल के उसको विनिंग सर्टिफिकेट देके उसको वापस ले लिया गया। तो ये जो प्रशासनिक जो आरपी ने कर दिया कि नहीं, पूछ जो प्रशासनिक पदों पे बैठे अधिकारी हैं, जिस तरह से सत्ता पक्ष इनका दुरुपयोग करता है, ये बड़ी समस्या है। और इसी से जुड़ा हुआ आपका सवाल है कि जिस तरह से डीएम को इस्तेमाल किया जाता है, एसपी को इस्तेमाल किया जाता है चुनाव जीतने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। तो आपने ये बहुत सही सवाल खड़ा किया है कि ये जो है संवैधानिक इकाई होने के बजाय अब इसको एक सरकार का एक विभाग बना देना चाहिए। जब सरकार को इसको उसी तरह से चलाना है कि अधिकारियों पे दबाव डाल के उनको डरा के, धमका के, उनको लालच दे के अपने पक्ष में काम कराना है, तो आपका सवाल बिल्कुल सही है कि फिर ये कर ही देना चाहिए। लेकिन इसका जो हमको लगता है जो समाधान है वो ये कि जिस तरह से अभी थोड़ी बहुत आशा बंदी है, सर्वोच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं उन्होंने कुछ स्वतंत्र रूप से फैसले देने शुरू किए हैं। तो अगर चुनाव आयोग में इस तरह के अधिकारी आते हैं तो जिस तरह से शेषन ने उसकी एक स्वायत्ता को स्थापित किया था, वो होने की जरूरत है। और एक बात मैं और कहूंगा, जो जिस तरह से चुनाव अब पैसों का खेल हो गया है,
अब ये बहुत जरूरी हो गया है, जो बहुत दिनों से मांग रही है जनता की और जनपक्षीय राजनीतिक दलों की और उम्मीदवारों की, कि चुनाव जो है सरकार को प्रायोजित करना चाहिए। सरकार जो है सभी उम्मीदवारों को चुनाव के प्रचार करने के लिए सहायता करे, सबको बराबर संसाधन मिले, सबको एक मंच मिले जिसपे वो अपनी बात रख सके, और तब जनता को जो है चुनने का एक मौका जो है दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर ये जो गैर बराबरी बनी रहेगी, जिसकी बात प्रताप चंद्रा जी कह रहे थे, एक तो बड़े बड़े दलों के पास पहले से सिंबल रहता है, और दूसरा जिस जिस किस्म की अपार धन संपदा उनके पास रहती है, तो छोटे दल और वे दल जो वाकई में जनता की महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कभी भी इस चुनावी खेल में नहीं टिक पाएंगे। संदीप पांडे भाई साहब, एक चीज और बताइए, आप लोग सारे लोग एक मत हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए, आप सब लोग एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़ी पार्टीज का मुझे एक चीज ये लगती है, आप ये जब रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ईमानदारी से बताइएगा कितनी पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी है? हम लोकतंत्र की बात करते हैं और कहा जाता है इतने मेंबर बन गए और कितने लाख और कितने करोड़ और पन्ना प्रमुख और पेज प्रमुख और बूथ प्रमुख। इंटरनल डेमोक्रेसी कितने जगह पे, कितनी जगह ईमानदारी से उनका जो भी पदाधिकारी हैं वो चुने जाते हैं? थोड़ा इस पे बताइए, और क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी बहुत सी चीजों पे। जी, नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान में अगर लोकतंत्र का ह्रास हुआ है, तो इसके लिए ये जो राजनीतिक संस्कृति है हमारे देश में, ये इसके लिए जिम्मेदार है, जिसमें कि हमारे जो राजनीतिक दल है वो या तो किसी एक नेता, किसी एक परिवार की बपौती बन गए हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी जैसे है जिसका संचालन उसके बाहर बैठा हुआ एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। तो ये जो पार्टी के अंदर की जो 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 लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए, जिस तरह से आप अमेरिका में देखें कि पहले पार्टी के अंदर चुनाव होता है कि कौन उम्मीदवार बनेगा, डेमोक्रेटिक पार्टी का या रिपब्लिकन पार्टी का कौन कैंडिडेट बनेगा, इसके लिए पहले पार्टी के अंदर प्राइमरीज होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं उनके अंदर लोकतंत्र मजबूत हो, क्योंकि अगर आप इस बात की आदी हैं कि आप गैर लोकतांत्रिक तरीके से अपने राजनीतिक दल चलाएंगे, तो जब आप सत्ता में बैठेंगे तो फिर कैसे आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप लोकतंत्र को मजबूत करेंगे? आप फिर सरकार उसी तरह से चलाएंगे जैसे आप पार्टी चलाते थे, और वही हम लोग देख रहे हैं कि उसी तरह से सरकार चलाई जाती है जैसे पार्टियां चलाई जाती है। तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, और ये मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र के क्षरण का ये बड़ा कारण है। बल्कि आप देखिए, अगर हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इतिहास, तो हमारे यहाँ जो बड़ी गड़बड़ियां हैं वो सब जब से इंदिरा गांधी के हाथ में सत्ता आई है, चाहे वो जजों की नियुक्ति रही हो या और भी जो अन्य मामले हैं, वो सब उसी समय से ये गड़बड़ी शुरू हुई है, जिस समय से इंदिरा गांधी ने सारी ताकत को केंद्रीकृत कर लिया था। और उसके बाद तो अब वो राजनीतिक संस्कृति बन गई है, अब सभी दल लगभग उसी तरह से काम करते हैं।